नमस्कार दोस्तों। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। हम सब शायद बड़ी बेसब्री से कर्नाटक इलेक्शन के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। मैं आज 12 तारीख को ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं और कल सुबह से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि माहौल कुछ गरमाया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि किसी भी सीरियस टॉपिक पर आज बात नहीं करेंगे। इसी वजह से मैंने एक हल्का फुल्का सा एक टॉपिक चुना है जिसकी हम एनालिसिस कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। अब हर तरफ सोशल मीडिया पर और कई न्यूज़ चैनल्स पर ये बात कही जा रही है कि अगर बीजेपी इस बार कर्नाटक में हार गई तो मोदी जी की ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। इसके अलावा मेरा एक और ऑब्जर्वेशन है कि अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस जैसे आप देख रहे हैं, धीरे धीरे इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन हर इलेक्शन में उसकी परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है, तो इसके लिए भी जिम्मेदार केवल एक ही व्यक्ति है। एक जमाना था जब इसी पार्टी में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे और उनकी इज्जत आज तक वैसी ही बनी हुई है। उनके कई मंत्री थे उस समय, जसवंत सिंह थे, सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली थे। ये सब लोग नामी लोग थे और मिलजुल कर सरकार चलाया करते थे, लेकिन आज वो माहौल हमको नहीं मिलता है। इस विषय पर मैं और किसी दिन डिटेल में बात करूंगा। अब अगर आप गूगल पर इस बारे में सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ चैनल्स तो 2019 से ये बोल रही हैं कि ब्रांड मोदी वो ओवर एक्सपोजर से सफ़र कर रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोदी जी का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, हर समय उनको हर जगह उतारती है। इससे उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ऐसा मानना कि अगर कर्नाटक में बीजेपी हार गई तो मोदी जी की ब्रांड कम हो जाएगी, मेरा मानना ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैंने विश्लेषण किया है, मैंने ये देखा है कि मोदी जी की ब्रांड 2016 डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही वो कम होती जा रही है, और अगर कर्नाटक में बीजेपी हार गई तो वो बहुत तेजी से नीचे गिरने वाली है। मैं आपको ब्रांडिंग के हिसाब से ये दिखाऊंगा कि मोदी जी कहाँ पर गड़बड़ाते जा रहे हैं और उनकी वैल्यू क्यों कम होती जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो कृपया इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं जल्दी से आपको पहले वो 4 स्टेजेस ऑफ ब्रांडिंग दिखा देता हूँ और उसके बाद हम मोदी जी का ग्राफ एनालाइज करेंगे। कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो कमोडिटी हो, प्रोडक्ट हो या कोई आदमी विशेष हो, सबके लिए ये प्रोसेस लागू होता है। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई और कस्टमर अपने ग्राहक निर्धारित करें, और इस बात में मानना पड़ेगा कि बीजेपी और खास करके मोदी जी, उन्होंने ये काम बहुत बखूबी किया। एक बात देख लीजिए कि बीजेपी की वोट प्रतिशत कैसे बढ़ी है। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उस समय बीजेपी की वोट प्रतिशत थी 23.75%। 2004 में ये थोड़ी सी घट गई 22.16, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर पावर में आ गई। 2009 में ये और भी कम हो गई 18.8%। फिर 2014 में ये बहुत तेजी से बढ़ी 31.34% वोट्स बीजेपी को पड़े, और 2019 में आज तक का ये सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत है बीजेपी का 37.36%। इस डेटा से एक और चीज़ बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के वोटर्स और मोदी के वोटर्स, इनमें थोड़ा सा फर्क है। बीजेपी का वोट शेयर हमेशा से 20% के आसपास रहा है पिछले एक दशक में, लेकिन मोदी जी के आते ही ये लगभग 15% ये बढ़ गया है। तो ये वोटर्स कैसे ऐड हुए और कौन थे ये लोग? हम लोग देख चुके हैं कि जब भी देश में कम्युनल डिसहार्मोनी होती है तो एक पार्टी विशेष को फायदा ज़रूर होता है।
तो बात सिर्फ इतनी थी कि अगर हम कम्युनल डिसहार्मनी को एक स्ट्रेटजी बना दें तो हमेशा ही हमारी पार्टी को ये फायदा होता रहेगा। तो इसीलिए नैरेटिव बदला, भाषा बदली और प्रोपेगेंडा बदला और इसको डिलीवरी के तौर तरीके भी बदल दिए गए। और एक बात और आप लोग समझ लीजिए कि अगर मोदी जी को इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की ज़रूरत है तो इसका उल्टा भी ट्रू है। उतनी ही ज़रूरत बीजेपी को आज मोदी जी की भी है, क्योंकि ये जो 10-15% वोट्स हैं ये मोदी जी के हैं, बीजेपी के नहीं। और अगर मोदी जी इसको लीड नहीं करेंगे तो ये वोट बैंक भी बीजेपी के खाते में नहीं जाएगा। दूसरा स्टेप है अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना, कुछ उनका फायदा दिखाना। और इस बात में भी मोदी जी बहुत ही माहिर निकले। उन्होंने 2013 में ये बता दिया कि किस तरह से मनमोहन सिंह सरकार निकम्मी है, बेकार है, कोई काम नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी जता दिया कि पिछले 70 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ है, नेहरू जी बेकार थे और अब अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। और ये सारी बातें किन के लिए थी? ये उन्हीं 15% लोगों के लिए थी जिनके वोट्स मोदी जी को ट्रांसफर होने थे। बीजेपी केवल उनको सपोर्ट करती रही, एक साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर। 2013-14 में तो पुराने बीजेपी के लोग भी थे। अरुण जेटली वहां पर थे, एल कृष्ण अडवाणी थे, सुषमा स्वराज थी, मुरली मनोहर जोशी, रविशंकर प्रसाद, ये सब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम के लोग थे। लेकिन इन लोगों को भी मोदी जगरनॉट के सामने जो हवा चली उसके सामने घुटने टेकने पड़े थे। ब्रांडिंग की लाइफ साइकिल का तीसरा कदम होता है कि जो भी आपने वादे किए उनको अब आप डिलीवर करिए, और इस बारे में मैं डिटेल में आगे बात करूंगा। और चौथा और अंतिम जो इसका लाइफ साइकिल का स्टेप होता है वो है कि आप अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करिए, उनसे फीडबैक लीजिए, अपने को इम्प्रूव करिए और फिर वापस स्टेप नंबर 2 पे जाइए जहां पे आपने प्रॉमिसेस किए थे। अपने प्रॉमिसेस को आप मॉडिफाई करिए और इस तरह से ये ब्रांड्स चलते रहते हैं या फेल भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं मोदी जी के ब्रांड कर्व पर। इस ग्राफ को लेकर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसका वाई एक्सिस पर ये पॉपुलैरिटी इंडेक्स है मोदी जी की और एक्स एक्सिस पर ये टाइमलाइन है। ये यूनिफॉर्म टाइमलाइन नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो 2002 से मोदी जी की जो ब्रांड वैल्यू थी, जब से ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तो धीरे धीरे ये कोशिश करते रहे अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में। 2002 के दंगों के बाद आपको याद होगा कैसे इनको अटल बिहारी वाजपेयी ने याद दिलाया था कि आप राजधर्म का पालन करिए, और इन्होंने वही स्टेज पर जवाब दिया था, वही तो मैं कर रहा हूं। अपने इरादे आगे करने में मोदी जी ने काफ़ी कोशिश की उस समय, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने ज़्यादा इन्हें पढ़ने नहीं दिया। हालांकि एल के अडवाणी जी ने इनकी पूरी सपोर्ट की। 2012-13 आने तक यूपीए 2 के खिलाफ एक मूवमेंट सा तैयार किया गया, उसको एक करप्ट सरकार दिखाया गया और तरह तरह के आंदोलन शुरू किए गए, जिसमें अन्ना हजारे जी भी थे और हमारे लाला रामदेव भी थे। 2013 आने तक ये बात लगभग तय हो चुकी थी कि इस बार कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, और जब ये आभास हुआ तभी मोदी जी ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। वो सपोर्ट जताने में लग गए। धीरे धीरे एक एक करके बीजेपी के सारे नेता उनके पीछे आ गए। मनोहर पार्रिकर थे उस समय, अरुण जेटली भी उनके साथ आ गए, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, ये सारे लोग मोदी जी के पीछे हो गए और एल के अडवाणी को इस समय साइडलाइन कर दिया गया था। मोदी जी की ब्रांड वैल्यू उस समय काफी ऊपर पहुंच चुकी थी। एक तरफ कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार थी और दूसरी तरफ मोदी जी द्वारा दिखाए गए सपने। इसी मोदी वेव पर चढ़कर बीजेपी ने 2014 के चुनाव जीत लिए।
2015 और 2016 का पीरियड ऐसा था जब मोदी जी ने अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने देश विदेशों की यात्रा की, हर जगह उन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, खासकर एनआरआईओ के लिए, जैसा कि न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर में किया, सिंगापुर में किया। बहुत जगह उन्होंने ऐसे कार्यक्रम किए कि अब मोदी जी आ गए हैं और अब सब कुछ ठीक होगा, अच्छे दिन आ चुके हैं। और निरंतर मोदी जी की ब्रांड वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ती गई। ये तब तक बढ़ती गई जब तक कि समय वो नहीं आया कि अब आप अपने वादों पर आप डिलीवरी शुरू करिए। मार्केटिंग अब खत्म हो चुकी थी, अब डिलीवरी का वक्त आया और यहीं से मोदी जी की कहानी नीचे आने लगी। 2016 डिमोनेटाइजेशन, पहली गड़बड़ी उन्होंने की। वादे अच्छे दिन के किए थे, लेकिन सब लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया एटीएम और बैंक्स के बाहर। उस समय भी लोगों ने ये सोचा कि शायद ये देश हित में हम लोग चलो खड़े हो जाते हैं कि काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन आज तक 9 साल बाद भी काला धन नहीं आया और ना ही वो 15 लाख जो उन्होंने कहा था कि हर अकाउंट में आएंगे, वो भी नहीं आए। और उधर अमित शाह ने ये भी बोल दिया कि ये तो एक चुनावी जुमला था, कोई 15 लाख नहीं आएंगे। 2016 के बाद कई निर्णय ऐसे आए जिनसे जनता का विश्वास धीरे धीरे मोदी जी पर उठने लगा। इसके बाद एक मेजर डिसीजन आया था जीएसटी का, जो रात को 12 बजे लोकसभा में घंटी बजाकर किया गया था। अब उस समय ये नहीं सोचा गया कि छोटे दुकानदार इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और कई बिजनेसेस तो बिल्कुल उस वक्त बंद हो गए थे। मोदी जी की ब्रांड उधर कम होती गई, लेकिन 2019 में बीजेपी फिर जीत गई। वो अलग एक किस्सा है, मैं किसी दिन उसका भी आपको डेटा दिखाऊंगा। जीत मोदी जी की ब्रांड की वजह से उस समय नहीं हुई थी। कुछ घटनाएं ऐसी हुआ तब हो गई थी जिसकी वजह से लोगों ने बीजेपी को वोट ज्यादा दिए थे। फिर आया 2020, देश में महामारी फैल गई, कोरोना आ गया। उस समय बजाय मोदी जी उसको एड्रेस करें, उन्होंने देशवासियों को बोला कि आप थाली बजाइए, तालियां बजाइए और मोमबत्तियां जलाइए। लोग मरते रहे और सरकार तमाशा देखती रही। ये वो समय था जब मोदी जी की ब्रांड में भारी गिरावट आई। इस दौरान पूरा वन वे कम्युनिकेशन चलता रहा मोदी जी के द्वारा। उन्होंने कभी किसी से कोई फीडबैक नहीं लिया, लोगों से बात नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो वो करते ही नहीं है। तो उनका फीडबैक सिस्टम बिल्कुल बंद हो गया। वो ये सोचते थे जो वो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। वो यहाँ तक कि वो अपने मंत्रिमंडल की भी नहीं सुनते, अपने सहयोगियों की भी नहीं सुनते हैं, ऐसा कहा जाता है। 2020 के बाद अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने किसी भी राज्य में कोई भी चुनाव जीता नहीं है और ज्यादातर राज्यों में उसकी परफॉर्मेंस नीचे आई है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी हाल के चुनाव में बीजेपी की लगभग 50 से ज्यादा सीट्स में कमी आई है, केवल गुजरात को छोड़कर। गुजरात इसलिए कि वो मोदी जी का होम स्टेट है और अमित शाह भी वहां से आते हैं। ब्रांड कंटिन्यूटी के लिए ये ज़रूरी है कि एक फीडबैक आप लेते रहें और फिर उस फीडबैक के अनुसार अपनी ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को आप इम्प्रूव करें। फिर ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन क्योंकि मोदी जी के केस में फीडबैक बिल्कुल बंद है, उनको किसी और पर भरोसा नहीं है, किसी की नहीं सुनते हैं, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म बंद हो गया है। इस वजह से भी उनकी ब्रांड में गिरावट बहुत तेजी से आती जा रही है। और जैसा मैंने पहले कहा, जितनी भी उन्होंने प्रोमिसेस की थी 2013-14 में, उनमें से शायद ही कोई ऐसी प्रॉमिस है जो उन्होंने पूरी की हो। लार्जर देन लाइफ अपने को प्रोजेक्ट करना या नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना, हमेशा किसी दूसरे को गाली देते रहना, इससे मोदी जी की ब्रांड नहीं बढ़ने वाली है। कर्नाटक के रिजल्ट काफ़ी कुछ हमको
मोदी जी के बारे में बता देंगे। इनफैक्ट मोदी जी को भी वो उनके बारे में काफ़ी हद तक बता देंगे। लेकिन बीजेपी की परेशानियां अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और तेलंगाना में ये बढ़ने वाली ही हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ और डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।